ठीक है। तो अब क्या है कि अपनी जो रेट है, ठीक है, रेट हम कैसे लिखते हैं कि पहली बात, ये जो चीज़ है, ये पूरा आइसोथर्मल का जो डेरिवेशन है, ये पूरा दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ठीक है। आर पी इज इक्वल्स टू, और फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 हो जाएगा सी की पावर, और ये आइसोथर्मल कंडीशन के लिए है, ठीक है। और ये इफेक्टिव तो आर रेट होगी, पहले तो हम नहीं लिखते थे लेकिन यहाँ पे इफेक्टिवनेस फैक्टर भी आएगा। फिर यहाँ पे हमने एनर्जी बैलेंस किया, ये देखो ये 4 पाई आर्स को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये अपना वो है 4 पाई आर्स को इसलिए क्योंकि स्पेरिकल पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं, ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, स्पेरिकल पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने ये बैलेंस किया, फिर उसके बाद क्या किया कि अपन ने ये जो इक्वेशन आई डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि लिमिट ले ली कि इफ़ेक्टिव जो हमारी, एक तो हमने ये अज्यूम किया था इस केस में कि जो इफ़ेक्टिव डिफ्यूजिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और डेल्टा आर जो है मतलब छोटे से डिफरेंस गैप के लिए हमने डेल्टा आर टेंडिंग टुवर्ड 0 के लिए कर दिया, ठीक है। अब जो हमारी एक कैटलिस्ट के सरफेस पे कंसनट्रेशन सी एस मान ली, और हमने माना कि आर इज इक्वल्स टू 0 पे कोई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू 0 पे। तो दोनों से ये जो फाइनल फॉर्मूला आया C/CS, ये जो रिलेशन आया, ठीक है। फिर यहाँ से एक अब अपना फाइव क्या होता है, वो थिले मॉडुलस होता है, तो ये रहा थिले मॉडुलस आर एस, ठीक है। तो RS/3 √K1/ρP/D, डी होता है इफेक्टिवनेस डिफ्यूजिविटी। तो अब क्या है कि अगर देखो डिफ्यूजिविटी कम होगी, तो फाइव ज़्यादा होगा, और डिफ्यूजिविटी कम कब होगी, डिफ्यूजिविटी कम होगी, फाइव ज़्यादा होगा, थिले मॉडुलस ज़्यादा होगा। डिफ्यूजिविटी कम कब होगी, जब डिफ्यूजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। फिर जो अपना यहाँ से ऊपर अपन ने जो रेट लिखी थी, तो उसमें ये एक्सप्रेशन को रख के तो जो अपना फाइनल फॉर्मूला है, ये देख लो, ये पूरा डेरिवेशन है, मतलब आइसोथर्मल का, ये सर ने पूछा भी है कि ये अपना आ गया थिले मॉडुलस की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये आइसोथर्मल के लिए है, नहीं सॉरी, ये इफेक्टिवनेस फैक्टर है, और इफेक्टिवनेस का और थिले मॉडुलस का रिलेशनशिप आ गया किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। और ये याद रखना कि जो इफेक्टिवनेस फैक्टर वो आइसोथर्मल के लिए 1 के लेस देन और इक्वल टू होता है, और अगर 1 हुआ तो 1/3 से लेस, थिले मॉडुलस इज लेस देन 1/3, और जो अगर ये 5 से ग्रेटर हुआ, अगर 5 से ग्रेटर हुआ तो इफेक्टिवनेस फैक्टर 1/Q के रेसिप्रोकल हो जाता है, और अगर ये 1/3 से लेस हुआ तो ये 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे स्पेरिकल पार्टिकल्स का था, तो उसका तो डेरिवेशन पूछा है सर ने, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल हो उनका हो तो ये भी, ये रहा क्या नाम है, फॉगलर और लिविंगस्पिल में है, पर पूछा तो उसका ही है सिर्फ, ठीक है। अब अपना है नॉन आइसोथर्मल इफेक्टिवनेस फैक्टर, वो पूरा आइसोथर्मल था, ठीक है। नॉन आइसोथर्मल में क्या है कि अब जैसे फिर हमने वही स्पेरिकल शेल पे एनर्जी बैलेंस किया, फिर यही अपनी वैसी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, तो फिर बाउंड्री कंडीशन लगाई, वहाँ dC/dr 0 किया था एट r इज इक्वल्स टू 0, C इज इक्वल्स टू C एट r, और जो फाइनल जो इक्वेशन आई वो ये आ गई, ठीक है। तो ये इसके भी पीछे वाले में एक रिलेशन था T-TS इक्वल्स टू डेल्टा एच इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी, ये वाला। तो ये अपन ने सब्स्टिट्यूट किया और फिर अपनी ये फाइनल ये अपना फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें जो इसमें 3 चीज़ें अपन ने डिफाइन की थी। एक जो फाई का फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो फाई एस का फॉर्मूला आता है वो ये आता है, ठीक है। तो जो फाई एस का फॉर्मूला इस केस में ये रहता है, और यहाँ पे एक एरेनियस नंबर आता है, इसको वाई से भी डिनोट किया है, ठीक है। E/RG इंटू टी, ये गैस कांस्टेंट इंटू TS सरफेस, और ये हीट ऑफ रिएक्शन पैरामीटर के लिए बीटा एक डिफाइन करते हैं, वो आइसोथर्मल के लिए 0 होता है, लेकिन इस केस में वो आता है, ठीक है। और
और ये सब तो थ्योरी है कि मतलब जैसे अगर डेरिवेशन आए तो ये दोनों तो तुम्हें करने ही नो, अगर आइसोथर्मल आए तो ये लिखना है, नॉन आइसोथर्मल के लिए ये सब लिखना है। और उसी सेम क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी हुई है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ क्या नाम है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि एक ही सिस्टम में दो तीन स्टडी स्टेट पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए होती है। तो सर ने पूछा व्हाट इज़ द मतलब एब्सेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी के रिलेशन भी वो करो, मेंशन करो। तो ये रहा। और इसमें बीटा देखो, ये सिर्फ वो उसके लिए नॉन आइसोथर्मल के लिए है, नॉन आइसोथर्मल के लिए। और ये बीटा और वाई जो अपन ने ऊपर ड्राइव किए, बीटा और वाई जो अपना वैल्यू आया, वाई हमने इसको बोला, बीटा इसको बोला है। तो ये बीटा और वाई है। तो इस पर हमने सर ने देखो एक तो आइसोथर्मल के लिए पूछा है और इसके लिए पूछा है, क्या नाम है, एब्सेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मैं जानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इसको रिमेंबर के लिए तो ज़्यादा सही है कि पहले तो मतलब पहले हम एक बैलेंस करते हैं ऊपर अपन, इसमें अपन ने एनर्जी बैलेंस किया नॉन आइसोथर्मल में। फिर उसके बाद अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर ये लिख देंगे बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है। और फाइनली जो इसका फॉर्मूला अपन को याद कर लेना है दोनों का, ठीक है। तो ये अपना पी वाई क्यू, मतलब पी वाई क्यू में ही था